जेईई मेन 2020 में जनवरी अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट में जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे उसके वीडियो सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे आए हैं। वेलकम टू द व्यास एडिफिकेशन कोटा, वी आर लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका यहाँ पे चैप्टर होने वाला है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर नंबर 4। और यहाँ पे हम जिस चैप्टर के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लेने वाले हैं इस सेशन पे, उस चैप्टर का यहाँ पे नाम है मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिज्म। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 7 जनवरी 2020 में शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे यह कहा गया है कि अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज स्मॉल q हैज एन इनिशियल वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू v नॉट j कैप। यानी यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसके पास यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पीड है v नॉट j कैप की। If an electric field E vector and magnetic field B vector act on the charge particle, its speed, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ स्पीड बोला गया है और ये स्पीड जो है चार्ज पार्टिकल की वो यहाँ पे डबल हो जाती है। और क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर अ टाइम, यानी कितनी देर बाद यहाँ पे स्पीड डबल हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका एक बार डायग्राम बना के देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में जो सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले पार्टिकल की नॉलेज की अगर यहाँ पे बात की जाए, मास और चार्ज यहाँ पे दिया है, यानी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ m मास का और q चार्ज का यहाँ पे वो पार्टिकल है। मान लेते हैं यहाँ पे जो स्पीड है इसके पास y डायरेक्शन में v नोट की है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि यहाँ फील्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन यहाँ पे आई कैप में है। तो यानी कि हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना देते हैं ई नोट का। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है जिसकी भी जो डायरेक्शन है वो आपके पास आई कैप डायरेक्शन में है, यानी आप यहाँ पे कुछ इस तरह से बी नोट भी बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जो स्पीड है वो यहाँ पे डबल हो रही है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो स्पीड यहाँ पे डबल कौन कर रहा है, तो हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के इफेक्ट में यहाँ पे आता है, तो हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे वर्क डन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कोई वर्क डन कर ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करता है। यानी कि अगर यहाँ पे ये स्पीड बढ़ी है तो ये स्पीड बढ़ने का रीजन सिर्फ एक हो सकता है, वो भी यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए तो जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी स्पीड यहाँ पे डबल हुई है, तो जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगा होगा। उस फोर्स की वजह से यहाँ पे इसे एक्सेलरेशन मिला होगा, यानी इस चार्ज पार्टिकल के पास पहले एक्स डायरेक्शन में जीरो वेलोसिटी थी, पर ड्यू टू द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो नेट अगर स्पीड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं v का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे वी वाई का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है वो यहाँ पे डबल हो चुकी है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे कितनी स्पीड हो चुकी है, तो आप यहाँ पे 2v नोट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई में यहाँ पे कितनी स्पीड थी, तो v नोट का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास आने वाला है वी एक्स इज इक्वल टू √3v नोट, कुछ इस तरह से। यानी कि फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल के पास एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड आई है उसकी वैल्यू यहाँ पे √3v नोट होगी। चलिए तो यानी कि अगर ये vx इसके पास आया है और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्शन के थ्रू आ सकता है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at, न्यूटन के मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है ये। तो यहाँ पे अगर मैं इसे x डायरेक्शन में लगाऊं तो यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी हो चुकी है, वो है √3v नोट। एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन यहाँ पे जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। तो यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं q e नोट बाय स्मॉल m इंटू टाइम। ये टाइम वही है जब आपके पास जो फाइनल जो स्पीड है वो आपकी डबल हुई होगी। चलिए तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ आपके पास ये आएगा t इज इक्वल टू √3mv नोट अपॉन QE नोट, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा। और इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तो अगर हम यहाँ पे इसके डिटेल सॉल्यूशन की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ आपका एक डिटेल सॉल्यूशन है जिसमें भी आप इसे देख सकते हैं और इस तरह से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं।
अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया 8 जनवरी 2020 में शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहां पे कहा गया है एक प्रोटॉन है, जैसा कि यहां पे क्वेश्चन में पहले ही इंडिकेट किया है, जो चार्ज पार्टिकल है वो आपको यहां पे प्रोटॉन लेना है। प्रोटॉन विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी यहां पे डाटा है काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहां पे साउथ टू नॉर्थ ये प्रोटॉन यहां पे मूव कर रहा है। इट गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, ये आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप ऑप्शंस में भी देख सकते हैं, सारे के सारे ऑप्शंस यहां पे टेस्ला की फॉर्म में दिए गए हैं और कुछ आपको डाटा भी गिवन है। डाटा में आपको गिवन है रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो अगर किसी बच्चे को यहां पे प्रोटॉन का मास पता नहीं है तो उसके लिए यहां पे एडिशनल डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। खैर, हम यहां पे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में डाटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहां पे जो प्रोटॉन है वो आपका साउथ टू नॉर्थ यहां पे मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन का डाटा यहां पे गिवन है 10 की पावर 12, जो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का है वो यहां पे मूव कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है हम उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम यहां पे इसका डायग्राम बना के देखते हैं। गिवन है साउथ टू नॉर्थ, यहां पे जो प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है, तो साउथ टू नॉर्थ, यहां पे साउथ है, यहां पे नॉर्थ है, यहां पे इस डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल के पास स्पीड v है, हम ऐसा यहां पे मान लेते हैं। तो यहां पे इसकी स्पीड v हम बता देते हैं। चलिए आगे क्या कहा गया है, आगे ये कहा गया है इट गेट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट टू ईस्ट। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे यहां पे वेस्ट टू ईस्ट यहां पे अप्लाई किया है। वेस्ट टू ईस्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो यहां पे आपके पास वेस्ट है, यहां आपके पास ईस्ट है, यानी इस डायरेक्शन में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया गया है। चलिए, तो अब होगा क्या कि यहां पे हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर यहां पे m मास और q चार्ज का कोई चार्ज पार्टिकल v की स्पीड से अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन में यहां पे एंटर करता है या ऐसे रीजन में एंटर करता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है और वो मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरह से एक्ट करता है कि यहां पे वो मैग्नेटिक फोर्स सेंटीमीटर फोर्स बन जाता है और मेगा जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। यानी कि यहां पे जो एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 की पावर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वो एक्सेलरेशन है जिसे आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। खैर, हम यहां पे अगर बात करें तो आप यहां पे कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका यहां पे सेंटीमीटर फोर्स देगा mv²/r, यानी आप यहां पे कह सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स qvb इज इक्वल टू mv²/r। वेलोसिटी से वेलोसिटी वाला टर्म कैंसिल होगा, तो यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं। खैर, अगर आप वेलोसिटी कैंसिल ना करें तो ज्यादा अच्छा है, तो qvb इज इक्वल टू आप यहां पे लिख सकते हैं mv²/r। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आपके पास आएगा v²/r वो आपके पास यहां पे निकल के आएगा qvb/m, कुछ इस तरह से, जहां पे q क्या है, q यहां पे उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, v यहां पे वेलोसिटी है, b मैग्नेटिक फील्ड एंड m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चलिए, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चार्ज हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वही हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन पता है, मास पता है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ही क्वेश्चन में यहां पे काइनेटिक एनर्जी दी है, तो हम उसी को यहां पे काम में लेते हैं। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि जो हाफ mv² है इसकी वैल्यू यहां पे कितनी होगी, तो वो आपके पास यहां पे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। यानी आप यहां पे कह सकते हो कि v² इज इक्वल टू यहां आपके पास आने वाला है हाफ mv² यहां पे आने वाला है 1 इंटू 10 की पावर 6, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के। यानी कि अगर हम इसे यहां पे सॉल्व करें तो आप यहां पे लिख सकते हो 1.1/2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 इंटू v का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -13। यानी जब आप इसे यहां पे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास यहां पे देने वाला है v इज इक्वल टू √2 इंटू यहां पे आपके पास आएगा 10 की पावर, ये यहां पे +27 यहां पे बनाएगा 10 की पावर 14, यानी v इज इक्वल टू √2 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड में यहां पे आपके पास ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से आप यहां पे इस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पे हमारे पास वेलोसिटी का टर्म आ चुका है, तो हम इसे यहां पे रफ कर सकते हैं। तो यहां हम उस वेलोसिटी को काम में लेने वाले हैं, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हमें यहां पे गिवन है जो कि है 10 की पावर 12 इज इक्वल टू चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19
v का वैल्यू हमारे पास आया है √2 × 10⁻⁷, ऐसा हमने सॉल्व करके निकाला है। मैग्नेटिक फील्ड b है और मास की अगर बात की जाए तो वो गिवन है 1.6 × 10⁻⁻27। चलिए, तो अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करें तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 1.6 से 1.6 हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो यानी आपके पास यहाँ पे आएगा कैपिटल B इजिकल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻⁻15 डिवाइड बाय √2 इंटू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ कितना बनेगा आपके पास, ये यहाँ पे बनने वाला है 10⁻12, तो यानी ये 10⁻12 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, तो अगर हम इसे देखें 1/√2, ये आपके पास यहाँ पे देने वाला है 0.71 के आसपास, और जब ये यहाँ ऊपर शिफ्ट होगा तो 10⁻³ तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 0.71 मिली टेस्ला, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो यानी इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इसके अगर डिटेल सॉल्यूशन की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते थे, जो कि यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 8 जनवरी 2020 में शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या था, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अ वेरी लॉन्ग वायर, यहाँ पे काफी लंबा वायर है, ABDM and DC is shown in the figure carrying current I, AB and BC are straight long and at right angle। यहाँ पे AB और BC यहाँ पे जो वायर्स हैं वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में शोन है। आगे क्या कहा गया है, ए D वायर फॉर्म अ सर्कुलर टर्न DMN D ऑफ रेडियस R। यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म भी यहाँ पे है इस D वाले पोर्शन से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका रेडियस यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल R। AB एंड BC पार्ट्स आर टेंजेंशियल टू द सर्कुलर टर्न एट N एंड D। यहाँ पे जो AB और जो BC पार्ट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, AB और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है BC आर टेंजेंशियल टू द सर्कुलर टर्न एट N एंड D। यहाँ N और D पे ये पोर्शन यहाँ पे टेंजेंशियल है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी इस सर्कल के सेंटर पे आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करके बताना है। चलिए, तो अगर आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करके बताना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपके पास यहाँ पे डायग्राम है इसे हम यहाँ पे सेगमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। हम यहाँ पे बोल देते हैं 1 वाला सेगमेंट है, सर्कुलर वाले को सेकंड बोल देते हैं, और इस वाले वायर को हम यहाँ पे थर्ड बोल देते हैं। चलिए, तो अगर आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर देते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे सर्कुलर वाला सेगमेंट है, यहाँ आपके पास ये D वाला पॉइंट है कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से है, और यहाँ आपके पास ये वायर है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये सेगमेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से है। तो अगर यहाँ पे सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास कैपिटल R है, ये डिस्टेंस भी आपके पास कैपिटल R है, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल आपके पास होगा ये आपके पास यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल होगा। सेम अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये एंगल भी आपके पास यहाँ पे कितना निकल के आता है, ये एंगल भी आपके पास यहाँ पे 45 डिग्री निकल के आता है। चलिए, हम यहाँ पे सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे बात करते हैं। तो इस सेंटर पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा B इजिकल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। यानी इन तीनों के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनने वाला है उन तीनों मैग्नेटिक फील्ड का सम यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं। चलिए, 1 वाले सेगमेंट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे इस सेंटर पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है, उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा μ0I अपॉन 4π कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R की है। और अगर यहाँ पे हम सब फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है μ0I अपॉन 4π d sin θ1 प्लस sin θ2। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक एंगल यहाँ पे 90 है और एक एंगल आपके पास यहाँ पे 45 का है, तो यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं sin 90 माइनस sin 45, और यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगा आपके पास वो आपके पास यहाँ पे आने वाला है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होने वाला है। चलिए, 2 वाले के केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बात की जाए तो 2 वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास यहाँ पे आउट ऑफ द पेपर यहाँ पे आएगा, तो यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं μ0I अपॉन 2R यहाँ पे डॉट के साथ। चलिए,
नेक्स्ट अगर बात की जाए इस थर्ड वाले के केस में, यहां इस थर्ड वाले के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, तो यहां पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा अगेन बाय द राइट हैंड थंब रूल। आप यहां पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही है, यानी आप यहां पे लिख सकते हैं प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 45 डॉट के साथ आप यहां पे लिख सकते हैं। खैर, तो यहां पे आपने तीनों सेगमेंट्स के केस में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया है। अब हमें इसे सिर्फ यहां पे सम अप करना है। तो अगर आप इसे यहां पे सम अप करेंगे तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे आपके पास क्रॉस है और बाकी दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास डॉट है। अगर हम यहां पे डॉट कन्वेंशन को ही प्रायोरिटी दें तो यानी क्रॉस यहां पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी आप यहां पे लिख सकते हो माइनस का म्यू नॉट आई अपॉन, यहां आपके पास आने वाला है 4 पाई आर, यहां आपके पास होगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2 प्लस आप यहां पे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 आर प्लस यहां आप लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर 1 प्लस 1 बाय रूट 2, ये फाइनली यहां पे आपके पास आ जाएगा। चलिए, तो यहां पे अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो इस वाले पोर्शन को मैं यहां पे रफ कर देता हूं। तो अगर आप यहां पे कॉमन लेते हैं तो आप यहां पे कॉमन क्या ले सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर में यहां पे कॉमन ले लेता हूं। तो यहां आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं -1 प्लस 1 बाय रूट 2 और यहां आपके पास कितना आएगा, यहां आपके पास आएगा प्लस का 2 पाई, यहां आपके पास कितना आना चाहिए, यह आएगा प्लस का 1 प्लस 1 बाय रूट 2 और डायरेक्शन चलेगी डॉट बाहर की तरफ, कुछ इस तरह से। चलिए, जो कैंसिल होने वाली टर्म्स है उसे हम यहां पे कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यानी कि आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो आपके पास यहां पे आने वाला है वो आपके पास यहां पे निकल के आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहां आपके पास ये आ जाएगा 2 पाई प्लस रूट 2, कुछ इस तरह से। तो जब आप इसे यहां पे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास यहां पे आने वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एक 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी ये आपके पास यहाँ पे आएगा पाई प्लस 1 बाय रूट 2 और डायरेक्शन आएगा यहाँ पे बाहर की तरफ और ये यहाँ पे आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आंसर की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्शन आपको कंसीडर देखनी है, एक बार देखना है कि डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आप यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे गिवन है, आप इसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया 9 जनवरी 2020 शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है हम उसे एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड मास स्मॉल एम मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई के, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है जिसके पास मास एम है, चार्ज क्यू है, एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन का यहाँ पे खास ध्यान आपको रखना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी के यहाँ पे आउटवर्ड्स है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चलिए, फॉलोज अ ट्रैजेक्टरी फ्रॉम P टू Q एज शोन इन द फिगर, यानी यहाँ पे आपको कोई एक डायग्राम शो किया हुआ है जिसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे y डायरेक्शन में ओरिजिन से a की हाइट पे यहाँ पे एंटर कर रहा है किसी पॉइंट P से, उसके पास यहाँ पे स्पीड है v का। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो आउटवर्ड्स बाहर की तरफ है। चलिए, और जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे निकल रहा है तो वो x वाले कोऑर्डिनेट पे निकल रहा है जिसमें यहाँ पे डायरेक्शन उसके पास y के नीचे की तरफ है और उस टाइम पे इसकी जो स्पीड है वो यहाँ पे 2v हो जाती है और उस टाइम पे जो q वाला पॉइंट है वहां ओरिजिन से 2a की डिस्टेंस पे है। क्या कहा गया है, आगे बताया गया है द वेलोसिटी एट p एंड q आर, p और q पे जो वेलोसिटी है वो आपके पास यहाँ पे v i कैप है और q पे यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी माइनस का 2v j कैप है, जैसे कि यहाँ पे बात भी हुई है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, यहाँ पे कौन सा वाला स्टेटमेंट सही होगा इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3/4 mv²/qa होगी। बी वाले में आपसे कहा गया है रेट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, यहाँ पे p वाले पॉइंट पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 3/4 mv³ अपॉन a, क्या ये है सी।
रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट क्यू इज 0, यहां पे क्यू वाले पॉइंट पे रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड क्यू यहां पे 0 होगा। द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट पी एंड क्यू इज 2 MeV, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस यहां पे गिवन है 1 2 3 4 की यहां पे टर्म्स में है, और जिसमें कि आप यहां पे देख सकते हैं ABCD करके अलग अलग यहां पे कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। इसमें आपको सही कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन आपको चूज करना है कि मैक्सिमम यहां पे जो 4 स्टेटमेंट आपको ABCD की फॉर्म में दिए हैं उनमें से यहां पे कौन सा वाला सही है। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग यहां पे क्या है कि यहां पे आपके पास v की स्पीड से यहां पे चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है और यहां पे 2v की स्पीड से यहां पे निकल गया है। ये डिस्टेंस 2a की है, ये डिस्टेंस a की है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ था k के डायरेक्शन में, जैसा कि यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए हम सब एक बात बहुत अच्छे से यहां पे जानते हैं कि यहां पे स्पीड बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकता है। यानी यहां पे जो चार्ज पार्टिकल की जो स्पीड है जो कि यहां पे v से 2v हो चुकी है, यानी यहां पे जो स्पीड जो बढ़ाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहां पे स्पीड वो बढ़ाई होगी। तो एक बात ही हमें पता है, यहां पर जो डायरेक्शन चेंज हुई है उस डायरेक्शन को चेंज करने में जो मेजर रोल यहां पे प्ले किया है वो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ने रोल प्ले किया होगा, ऐसा भी आप यहां पे कह सकते हैं। क्योंकि हमें एक चीज यहां पे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यहां पे कोई वर्क डन नहीं होता है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे स्पीड में कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हम यहां पे यूज कर सकते हैं बाय यूज ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। हम यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम को काम में लेके देखते हैं। तो हम यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम को काम में लेके देखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे कहती है कि W इक्वल टू डेल्टा K होता है, यानी नेट वर्क डन यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क डन यहां पे कौन कौन कर रहा है, तो एक वर्क डन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू होगा है और एक वर्क डन आपके पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होगा, और वो यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी K फाइनल माइनस K इनिशियल के इक्वल होने वाला है। हम सब ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यहां पे कोई वर्क डन नहीं होता है, यानी WB को आप यहां पे 0 कंसीडर कर सकते हैं। यानी यहां पे जो वर्क डन होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही यहां पे वर्क डन हो सकता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जिसका मास m है, चार्ज q है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि यहां पे पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। तो यानी कि आप यहां पे वर्क डन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स की अगर यहां पे बात की जाए तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, QE इस पे फोर्स लग रहा है और यहां से यहां तक में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपका 2a होगा। फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी यहां पे स्पीड फाइनली 2v हो चुकी है, तो 2v का स्क्वायर माइनस आप यहां पे कह सकते हो माइनस का हाफ mv स्क्वायर, कुछ इस तरह से, जिसे अगर आप यहां पे सॉल्व करते हो तो आप यहां पे कह सकते हो QE इंटू 2a इजिकल टू, ये आपके पास यहां पे बनाने वाला है 3/2 mv का स्क्वायर। यानी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपके पास यहां पे आएगी 3/4 mv स्क्वायर बाय a इंटू q, या आप QA भी लिख सकते हैं। तो यहां पे Q इंटू A, ये आपके पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आता है। इस क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 3/4 mv स्क्वायर बाय QA यहां पे फाइनली होगा। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे हो चुकी है। नेक्स्ट अगर यहां पे बात की जाए तो क्या कहा गया है, ये हमारा A वाला जो ऑप्शन है या A वाला जो स्टेटमेंट है, A स्टेटमेंट ये आपका यहां पे करेक्ट हो चुका है। A स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए, अगले स्टेटमेंट में यहां पे पूछा गया है कि यहां पे इस पॉइंट को या इस लोकेशन को उसने यहां पे P बोला है और इस लोकेशन को उसने यहां पे Q बोला है। तो उसने ये कहा है कि जो P वाली जो लोकेशन है यहां पे जो आपके पास पावर है, वो पावर का वैल्यू यहां पे क्या आने वाला है, तो पावर का वैल्यू आप यहां पे कह सकते हैं कि वो पावर का वैल्यू आपके पास यहां पे होगा P इजिकल टू F इंटू V, कुछ इस तरह से। तो अगर पावर का वैल्यू अगर यहां पे पुट किया जाए तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं, वो पावर आपके पास यहां पे होने वाला है Q इंटू V, यानी E का वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करें, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 3/4 mv की पावर 3 अपॉन स्मॉल a, ये आपके पास यहां पे फाइनल आंसर होगा। यानी जो स्टेटमेंट B है वो स्टेटमेंट B भी आपका यहां पे B स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि यहां पे जो B वाला जो स्टेटमेंट है वो भी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा।
तो ये फाइनली आपके पास आया है, वहां पे पूछा गया है रेट ऑफ वर्क डन। तो पी वाले पे जो रेट ऑफ वर्क डन है वो आपके पास एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है। तो बेसिकली फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर है वो आपके पास 3/4 mv की पावर 3/a आएगा। नेक्स्ट यहां पे जो आपसे कहा गया है स्टेटमेंट 3 में वो क्या, ये कहा गया है कि क्या क्यू वाले पे जो रेट ऑफ वर्क डन है वो बोथ द फील्ड्स के लिए यहां पे 0 होगा। तो इसका आंसर है कि हाँ, यहां पे क्यू वाले पॉइंट पे रेट ऑफ वर्क डन बोथ फील्ड के लिए यहां पे 0 होने वाला है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू यहां पे कोई वर्क डन ही नहीं होता है, यानी WB की वैल्यू 0 है, यानी उस केस में यहां पे रेट ऑफ वर्क डन तो 0 ही आएगा। बात करें यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू यहां पे रेट ऑफ वर्क डन 0 होगा क्या, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स वो आपका एक्स डायरेक्शन में है, पर वेलोसिटी आपका यहां पे वाई डायरेक्शन में है, यानी इस केस में यहां पे दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। तो एफ डॉट वी के अकॉर्डिंग यहां पे डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, यानी क्यू वाले पॉइंट में आपके पास जो रेट ऑफ वर्क डन है वो आपके पास यहां पे 0 आएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। तो अगर आप पूरा आंसर को अगर आप जोड़ के देखें तो हाँ, आप कह सकते हो कि क्यू वाले पॉइंट पे जो रेट ऑफ वर्क डन है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ही केस में यहां पे 0 आ रहा है। यानी आप यहां पे कह सकते हैं कि जो सी वाला स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। यहां पे सी वाला स्टेटमेंट भी आपका यहां पे सही होगा। चलिए, तो ये तो तय हो गया है कि अब तक ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही निकल चुके हैं। लास्ट में यहां पे डी वाले ऑप्शन को आपको चेक करना है, डी वाले स्टेटमेंट को चेक करना है कि क्या वो यहां पे सही होगा या नहीं। तो अगर उसकी यहां पे बात की जाए तो यहां आपसे पूछा गया है, तो वहां आपसे पूछा गया है कि यहां पे चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यू और पी के बीच में जो यहां पे निकल के आता है कि क्या आपके पास वो यहां पे 2mAv निकल के आता है। अगर वो आता है तो आपका डी वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, हम यहां पे चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को चेक करके देख रहे हैं। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल वेक्टर आपके पास ये होता है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल के इक्वल। तो एंगुलर मोमेंटम किसी एक पॉइंट पे बैठ के यहां पे लिखा जाता है, तो हम यहां पे मान लेते हैं आप इस ओरिजिन पे बैठ के यहां पे एंगुलर मोमेंटम को लिख रहे हो। तो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे एल इनिशियल आपके पास यहां पे क्या होने वाला है, तो बाय क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस पी, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी के अकॉर्डिंग आप यहां पे देख सकते हैं आर आपका ए है, पी आपका एम वी हो जाएगा। तो यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आता है अबाउट द ओरिजिन वो आपके पास यहां पे आने वाला है इनिशियल वाला माइनस का एम वी ए के कुछ इस तरह से। चलिए, फाइनल वाले एंगुलर मोमेंटम की अगर यहां पे बात की जाए तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2m माइनस का फाइनल वाले एंगुलर मोमेंटम की अगर यहां पे बात की जाए तो फाइनल वाला एंगुलर मोमेंटम आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, फाइनल वाला पॉइंट क्यू पे होगा। तो वो आपके पास यहां पे कितना निकल के आएगा, वो आपके पास आएगा m2a 2v माइनस के माइनस इनिशियल वाले एंगुलर मोमेंटम की यहां पे बात की जाए तो उसे आप यहां पे लिख सकते हैं माइनस का mva माइनस का के कुछ इस तरह से, जिसे अगर आप यहां पे सॉल्व करें तो यहां आपके पास से निकल के आता है माइनस का 3mva के, यानी यहां पे स्टेटमेंट गिवन था कि क्या वो 2mva के इक्वल आता है, तो यानी यहां वो 2mva के इक्वल नहीं आता है, वो यहां पे 3mva के इक्वल आता है। यानी आप यहां पे इस केस में कह सकते हो कि स्टेटमेंट डी जो है, डी स्टेटमेंट, डी वाला जो आपका स्टेटमेंट है इज इनकरेक्ट, वो आपका यहां पे इनकरेक्ट होने वाला है। तो इस तरह से आपका यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। वो ऑप्शन जिसमें ए बी सी यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हम यहां पे बात करें ए बी सी सेकेंड ऑप्शन आपका है, तो यानी इस क्वेश्चन के लिए आपका यहां पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे अगर डिटेल सॉल्यूशन की अगर यहां पे बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है, ए बी सी यहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। चलिए, नेक्स्ट यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है 9 जनवरी 2020 में शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है हम उसे एक बार यहां पे देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस स्मॉल ए कैरीज अ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली
ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, यानी यहाँ पे जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट है। द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है a/3 एंड 2a रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, यानी कि यहाँ पे वायर के एक्सिस से a/3 के डिस्टेंस पे और 2a के डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और करेस्पॉन्डिंग जो रेशियोज हैं उनके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस डिजाइन कर दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में चूज करना है। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है और अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको डेरिवेशन आता है विद द यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि क्वेश्चन हमें यहाँ पे पता चल गया है कि यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ को यहाँ पे काम में लेना है। क्वेश्चन के साथ ही हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक स्ट्रेट वायर एज्यूम करते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम ये स्ट्रेट वायर मान लेते हैं कि जहां ये इसकी एक एक्सिस हो जाएगी और स्मॉल ए इसकी यहाँ पे एक रेडियस हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक्सिस से a/3 की डिस्टेंस पे एक पॉइंट आपको मानना है। यहां मैं a/3 पे एक पॉइंट मान लेता हूं कुछ इस तरह से, और दूसरा जो पॉइंट की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे गिवन है कि एक्सिस से 2a की डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पे मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उस मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे रेशो कैलकुलेट कर लेना है। चलिए, करंट के बारे में भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई है, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, यानी यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो करंट है वो यहाँ पे इसके जो क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू यहाँ पे पास कर रहा है, इस वायर से पास कर रहा है और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे a/3 वाले पॉइंट को अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे a/3 वाली जो लोकेशन है वो यहाँ पे इनसाइड द वायर है और 2a वाली जो लोकेशन है वो यहाँ पे आउटसाइड द वायर है। तो अगर हम यहाँ पे एम्पियर लॉ का अगर काम में लें तो बाय एम्पियर लॉ आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, तो बाय एम्पियर लॉ आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये आपके पास यहाँ पे इक्वल होता है म्यू नॉट समेशन i इन के, जहां पे समेशन i इन क्या है, जो आपका एम्पिरिकल लूप होता है उस लूप से यहां पे जो करंट पास हो रहा है वही आपके पास यहां पे समेशन i इन बनाता है। चलिए, तो अगर वो आपके पास यहां पे समेशन i इन बनाता है तो हम क्या करते हैं, इसका एक क्रॉस सेक्शन व्यू ले लेते हैं कुछ इस तरह से, यानी आप यहां पे मान सकते हो कि यहां पे जो वायर है वो कुछ इस तरह से यहां पे दिखेगा। नीचे से अगर बैठ के देखेंगे तो वायर कुछ इस तरह से दिख रहा है। इस वायर की जो रेडियस है वो यहाँ पे स्मॉल a है, यहाँ पे ये वो पॉइंट है a/3 की डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से एम्पिरिकल लूप मान लेते हैं। एक दूसरा पॉइंट है जो कि यहाँ पे 2a की डिस्टेंस पे है पर वो तो वायर से बाहर की तरफ ही है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस a/3 वाले पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो b इंटू 2 a/3 इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन i इन, इसमें से यहाँ पे कितना करंट पास कर रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो करंट डेंसिटी को। यानी अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो I अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई a/3 का स्क्वायर में यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये क्या किया है, यहाँ पे मैंने करंट पर यूनिट एरिया कैलकुलेट किया और इनटू इसका एरिया मेरे पास जो था, जो कि यहाँ पे इनसाइड वाले पॉइंट में यहाँ पे आ रहा है कि इसमें से यहाँ पे ऐसे कितनी करंट पास होने वाली है, उस एरिया को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि कितनी यहाँ पे इस एरिया से करंट पास कर रही होगी। चलिए, तो अगर ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया है तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेट करके अगर मैं देखूँ तो मैं देख सकता हूँ a/3 से यहाँ a/3 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 में इसे बोल देता हूँ वो मेरे पास निकल के आएगा B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन, यहाँ आपके पास बचने वाला है a/3 से a/3 कैंसिल, पाई से पाई भी कैंसिल, एक a से एक a भी कैंसिल, तो यहाँ आपके पास ये बचेगा फाइनली 3 इंटू 2, यहाँ आपके पास बचने वाला है पाई a, आपके पास ये फाइनली बचेगा, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास निकल के आता है म्यू नॉट I अपॉन 6 पाई a, फाइनली आपके पास यहाँ पे आएगा। यानी इस केस में जो B1 है इस वाले पॉइंट के लिए, जो कि यहाँ पे इनसाइड द वायर यहाँ पे जो पॉइंट है उसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 6 पाई a निकल के आती है। चलिए, अब हम यहाँ पे बाहर वाले पॉइंट के केस में मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं B1 को लिख देता हूँ, वो B1 कितना निकल के आया है
म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई ए, कुछ इस तरह से। चलिए अब आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आप उसके लिए अगर कैलकुलेट करके देखो तो वो आपके पास यहाँ पे कितना निकल के आएगा। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे एम्पिरिकल लूप अगर बनाओगे तो पूरा का पूरा वायर ही यहाँ पे अंदर आ चुका है। तो सिंपली आप इस केस में क्या लिख सकते हो, B इंटू 2 पाई 2A इजिकल टू म्यू नॉट पूरी की पूरी करंट कैपिटल I। यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम B2 बोल सकते हैं वो यहां पे कितना आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, कुछ इस तरह से आपके पास B2 वाला वो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में यहां पे रेशो पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि यहां पे B1 अपॉन B2 आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहां पे बोला गया है, हम क्वेश्चन के साथ ही यहां पे चलते हैं और हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं B1 अपॉन B2 को। डाटा अगर पुट करें तो आप यहां पे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 6 पाई ए अपॉन यहां पे आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कुछ इस तरह से। यानी जब आप इसमें काटा पीटी करेंगे तो यहां आपके पास ये आने वाला है 2/3, तो यहां आपके पास ये फाइनल आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन 1 आपका यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एम्पियर लॉ। काफी इजीली यहां पे ये सॉल्व भी हो जाता है। चलिए तो अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे आप इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, जो कि यहां पे कुछ इस तरह से है। चलिए हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है 9 जनवरी 2020 में शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार यहां पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन गन इज प्लेस इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर। यानी जो सोलेनॉइड है उसके रेडियस के बारे में यहां पे इंफॉर्मेशन है, ऑन इट्स एक्सिस है ये यहां पे। द सोलेनॉइड हैज स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये भी क्वेश्चन में यहां पे गिवन है, एंड कैरी अ करंट कैपिटल I का यहां पे उस सोलेनॉइड से करंट यहां पे पास कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में यहां पे कहा गया है। आगे क्या कहा गया है, द इलेक्ट्रॉन गन शूट्स एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड विद स्पीड v। यहां पे रेडियस के अलोंग, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पे कि द इलेक्ट्रॉन गन शूट्स एन इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड विद स्पीड v। यहां पे रेडियस के अलोंग यहां पे इलेक्ट्रॉन को शूट किया गया है। इफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट हिट द सरफेस ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि यहां पे वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सोलेनॉइड की सरफेस को अगर हिट नहीं कर रहा है तो आपको यहां पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v। यहां पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर यहां पे लॉजिकली सोचा जाए तो आप यहां पे अगर इसका डायग्राम बना दें तो इजीली ये क्वेश्चन यहां पे सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए हम इसको डायग्राम के थ्रू ही इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज में घुमाने की काफी ज्यादा कोशिश की गई है। तो हम मान लेते हैं कि ये आपका यहां पे सोलेनॉइड है कुछ इस तरह से यहां पे, और इस पे यहां ये इसकी एक्सिस है यहां पे कुछ इस तरह से। चलिए तो जैसा कि यहां पे बात की गई है कि यहां पे ये इसकी रेडियस है, तो हम मान लेते हैं यहां पे ये इसकी रेडियस है कुछ इस तरह से। तो बेसिकली यहां पे अगर किसी भी सोलेनॉइड में यहां पे अगर वायर्स वाउंड हैं कुछ इस तरह से, यहां पे ये वायर्स वाउंड किए गए हैं मान लेते हैं, तो इन वायर्स की वजह से यहां पे करंट फ्लो होगा और उस करंट की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अलोंग द सोलेनॉइड की एक्सिस यहां पे मूव करता है कुछ इस तरह से। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पे बना देते हैं, और अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां पे उसकी रेडियस के अलोंग अगर इस तरह से प्रोजेक्ट करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे वेलोसिटी v हमने दी है मान लेते हैं। तो v क्रॉस b के अकॉर्डिंग यहां पे इसे एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ या अंदर की तरफ, आप इसमें ऐसा कह सकते हैं। यानी कि यहां पे इस केस में उसका जो सेंटर है वो जो सर्कुलर मोशन जो यहां पे करने वाला है, क्योंकि यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, यानी कि वो जो फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा, यानी सेंटर इसमें अंदर की तरफ होने वाला है। यानी इस केस में ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा और घूम के मान लेते हैं ये इसकी एक्सिस है, यहां पे वो सोलेनॉइड की दीवार है, यानी यहां से घूम के बिना इसकी दीवार को टच किए यहां से निकल जाएगा। और अगर आप यहां पे ध्यान से सोचें तो यहां एक्सिस, यहां इस सोलेनॉइड की दीवार, इसके बीच में इसने अपना हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया है, यानी आप यहां पे कह सकते हैं इसके सर्कुलर पाथ की जो इसकी रेडियस होने वाली है, जो कि यहां पे इसकी मैक्सिमम रेडियस भी आप कह सकते हो, वो मैक्सिमम रेडियस यहां पे r/2 ही बना पाएगी। जहां पे r क्या है, r यहां पे सोलेनॉइड की रेडियस है, और r मैक्सिमम यहां पे क्या है,
आर मैक्सिमम वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी। चलिए, तो अगर वो रेडियस यहाँ पे है तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आर मैक्सिमम, जिसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम वी अपॉन क्यू बी इजिकल टू कैपिटल आर बाई 2। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड आपसे यहाँ पे पूछा है। पॉसिबल स्पीड की अगर यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं क्यू बी आर अपॉन 2m, जहाँ पे क्यू चार्ज है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, कैपिटल आर यहाँ पे सोलेनोइड का रेडियस और स्मॉल एम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है। तो अगर यहाँ पे चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट करें, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के केस में आपके पास म्यू नोट एन आई होता है। आई यहाँ पे कैपिटल है तो हम कैपिटल आई रख देते हैं, रेडियस कैपिटल आर अपॉन 2m आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से आप यहाँ पे देखें तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे ई म्यू नोट एन आई आर अपॉन 2m, यहां पे आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था अगर ये यहां पे आपको मतलब इसका पता है तो। चलिए, तो अगर इसके सॉल्यूशन की हम यहां पे बात करें तो यहां पे इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हमने यहां पे बता दिया है। चलिए, नेक्स्ट यहां पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है 9 जनवरी 2020 में शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है हम उसे एक बार देखते हैं। A small circular loop of conducting wire has radius small a and carry current capital I. It is placed in uniform magnetic field B perpendicular to its plane such that when rotated slightly above its diameter, ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे जो सर्कुलर लूप है उसे आपने डायमीटर के अलोंग यहाँ पे रोटेट किया है एंड रिलीज इट स्टार्ट परफॉर्मिंग SHM ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T इफ मास ऑफ द लूप, यहाँ पे मास गिवन है स्मॉल m, देन। तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे टाइम पीरियड पूछा गया है कि अगर आपके पास यहाँ पे सर्कुलर लूप है और अगर आपने उसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद अगर आपने उसे स्लाइटली डिस्टर्ब करके अगर आपने उसे छोड़ दिया है तो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे वो लूप SHM परफॉर्म करेगा। तो उस SHM परफॉर्म करने के कारण यहाँ पे उसका जो टाइम पीरियड आएगा उस टाइम पीरियड को यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जिसमें यहाँ पे टाइम पीरियड पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑस्किलेशन की वजह से बेसिकली यहाँ पे टाइम पीरियड आया है। तो टॉर्क आप यहाँ पे लिख सकते हैं NIAB साइन थीटा, और ये जो टॉर्क है ये आपके पास यहाँ पे आई अल्फा के इक्वल होगा। अगर ये यहाँ पे आई अल्फा के इक्वल है तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पे आपने इसे स्लाइटली रोटेट किया है, यानी यहाँ पे जो साइन थीटा होगा, थीटा यहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है तो आप यहाँ पे साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 है, आई की जगह यहाँ पे करंट ही आएगा, एरिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू बी, साइन थीटा की जगह आप यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, इजिकल टू कैपिटल आई यहाँ पे क्या है, कैपिटल आई यहाँ पे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लूप के केस में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसे आपने डायमीटर के अलोंग यहाँ पे आपकी एक्सिस पास कर गई है, तो आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आएगी 2i पाई बी अपॉन स्मॉल एम इंटू थीटा, यहाँ पे ये आपके पास आएगा। अगर इस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये रीस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, यानी आप यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं। अगर इसे हम यहाँ पे कंपेयर करें बाय अल्फा इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो आपके पास यहाँ पे इक्वल आ सकता है 2i पाई बी अपॉन स्मॉल एम के, यानी आप यहाँ पे टाइम पीरियड लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 2i पाई बी के इक्वल आप यहाँ पे इस टाइम पीरियड को लिख सकते हैं। यहाँ आपके पास ये पाई है। चलिए, तो अगर आपके पास ये टाइम पीरियड आया है तो इसे हम और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी इज इक्वल टू यहाँ आपके पास ये आने वाला है 2 पाई एम अपॉन यहाँ आपके पास ये आ जाएगा आई बी के इक्वल कुछ इस तरह से। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन के थ्रू यहाँ पे आपका जो ऑप्शन 1 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन है जिसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है
2 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में क्वेश्चन क्या है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बीम ऑफ प्रोटॉन विद स्पीड 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यहाँ आपके पास ये स्पीड है। इस स्पीड से जो प्रोटॉन है वो एंटर करते हैं इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.3 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे m मास और q का यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, ये v का स्पीड है, इससे 60 डिग्री का एंगल बना के वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। द पिच ऑफ द रिजल्टेंट हेलिकल पाथ ऑफ द प्रोटॉन इज क्लोज टू, यानी यहाँ पे जो पिच यहाँ पे फॉर्म होगी उस पिच की आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे देखें पिच यहाँ पे बेसिकली बनती क्यों है। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी के आप यहाँ पे दो कंपोनेंट ले सकते हैं, v cos 60 और यहाँ आपके पास एक कंपोनेंट आएगा v sin 60, कुछ इस तरह से। ध्यान से अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस v cos 60 की वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करना चाहता है, और इस v sin 60 की वजह से यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे हेलिकल मोशन परफॉर्म करेगा, जिसकी जो पिच है उस पिच को आप यहाँ पे लिख सकते हैं v cos 60 इंटू टाइम पीरियड कैपिटल T। चलिए, तो यहाँ पे इस v cos 60 को हम ऐसा ही यहाँ पे रहने देते हैं, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/q भी अगर हम यहाँ पे पुट करें तो हम यहाँ पे जानते हैं कि जो cos 60 होगा वो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देगा, cos 60 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, तो पिच की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पिच को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस पिच को आप यहाँ पे लिख सकते हो पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी आपको यहाँ पे गिवन है 4 × 10⁵ की, इंटू पाई को पाई ही रहने देते हैं। मास आपके पास यहाँ पे गिवन है, मास की वैल्यू कितनी है वो आपके पास यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻27 अपॉन चार्ज की अगर बात की जाए, चार्ज भी आपको यहाँ पे गिवन है 1.69 × 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे 0.3 होगा। तो अगर हम यहाँ पे काटापीटी अगर इसमें करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.69 से अप्रोक्सीमेट 1.67 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जो पिच आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा वो आपके पास यहाँ पे निकल के आने वाला है 4π3 × 10⁻⁻27 इंटू यहाँ आपके पास 3/10, इसे मैंने माना है 10 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻19 भी अगर ये ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 10⁻25 आ जाएगा। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 होती है, तो अप्रोक्सीमेट आप उसको यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो लगभग अगर ये माना जाए तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आपका 4 सेंटीमीटर के आसपास आपका ये आंसर आना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं और ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे sin 60 नहीं है, यहाँ आपका ये cos 60 होगा। तो इस तरह से आप इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसमें यहाँ पे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 2 सितंबर 2020 पे शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ वायर कैरिंग करंट कैपिटल I इज बेंड इन द शेप ABCDEFA एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर में आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें यहाँ पे नाम दिए गए हैं ABCDEFA रेस्पेक्टिवली। वेयर रेक्टेंगल ABCDA ये आपके पास एक रेक्टेंगल गिवन है, एंड ADEFA ये भी आपके पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे डायग्राम में है। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों रेक्टेंगुलर एक दूसरे के यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं। इफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर लेंथ A एंड B रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनकी साइड्स यहाँ पे गिवन है, इसकी साइड यहाँ पे स्मॉल a है, इसकी साइड यहाँ पे स्मॉल b है, ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन है। देन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप ABCDEFA इज, यानी यहाँ पे आपके वो जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे बन रहा है इस लूप के केस में, यहाँ पे आपको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो हम सब यहाँ पे बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो आपके पास यहाँ पे NIA वेक्टर होता है, जहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, I यहाँ पे करंट होता है और A वेक्टर यहाँ पे एरिया वेक्टर को डिनोट करता है। यहाँ पे A वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसे हम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन के थ्रू हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल, जिसमें जो फिंगर्स हैं उसे हम यहाँ पे रोटेट करते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो थंब हमें यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देता है। चलिए, तो जब हम यहाँ पे इस रेक्टेंगल के केस में यहाँ पे बात करते हैं ABCDA रेक्टेंगल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे फ्लो कर रही है।
परंतु यहां पे क्लोज लूप नहीं बन रहा है। लूप ए डी ई एफ ए के केस में अगर यहां पे बात करें तो जो करंट है वो आपके पास कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है, पर यहां पे भी क्लोज लूप नहीं बन पा रहा है। हाँ, यहां पे एक डैश लाइन से एक यहां पे साइड शो की हुई है। हम यहां पे मान लेते हैं यहां पे वैसे तो ये साइड है, पर हम यहां पे इसे कुछ इस तरह से मार्क कर देते हैं। चूंकि यहां पे जो वायर्स है वो यहां पे कुछ इस तरह से हैं, पर यहां एडी में यहां पे कोई वायर नहीं है, तो यहां पे अगर कोई वायर नहीं है तो जाहिर सी बात है यहां पे कोई करंट भी फ्लो नहीं कर रहा होगा। यानी एडी वाली जो ब्रांच है उसमें यहां पे करंट की वैल्यू 0 है। अगर यहां पे करंट की वैल्यू 0 है तो हम यहां पे एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पे एक करंट जा रही है आपके पास ए बी सी डी ए डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, और एक करंट आपके पास यहां पे जा रही है ए डी ई एफ ए अगेन डी की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से। यानी ओवरऑल अगर रिजल्ट अभी भी अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे अभी भी नेट करंट 0 ही निकल के आएगी। यानी कि रिजल्ट में यहां पे कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, मुझे एक फायदा जरूर हुआ है कि इस केस में जब मैं लूप को मैं कंसीडर करने जाऊंगा तो अब मैं यहां पे मान सकता हूं कि ए बी सी डी ए मेरे पास एक लूप होने वाला है जिसमें यहां पे करंट फ्लो कर रही है। सेम ऐसे ही मैं यहां पे कंसीडर कर सकता हूं ए डी ई एफ ए डी मेरे पास एक लूप यहां पे बन रहा है। चलिए, अगर मैं लूप यहां पे बात करूं ए बी सी डी ए के केस में, तो यहां पे मैं अब की बार यहां पे एरिया वेक्टर को डिसाइड कर सकता हूं जिसके थ्रू यहां पे मैं मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकता हूं। तो यहां पे आपके पास जो एरिया वेक्टर बन रहा है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो लूप ए बी सी डी ए है ये यहां पे एक्स वाई प्लेन में यहां पे लाई कर रहा है। यानी इसका जो एरिया वेक्टर है वो आपके पास यहां पे जेड डायरेक्शन में होगा। तो आप यहां पे इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकते हैं एम वेक्टर इज इक्वल टू आई ए वेक्टर, यानी करंट होगा आई ए वेक्टर की। अगर यहां पे बात की जाए तो एरिया होगा आपके पास ए बी, और यहां पे डायरेक्शन आप दे सकते हैं के कैप। तो यहां पे के वो डायरेक्शन होने वाला है जिसे आप यहां पे देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम यहां पे बात करते हैं लूप ए डी ई एफ ए डी की, जिसमें यहां पे ये जो लूप है ये यहां पे एक्स जेड प्लेन में रखा गया है। यानी इसका जो एरिया वेक्टर है बाय राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स करंट की डायरेक्शन में थंब यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देगा, यानी वो एरिया वेक्टर यहां पे वाई डायरेक्शन में निकल के आता है। यानी आप यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट को क्या लिख सकते हैं, m2 वेक्टर इज इक्वल टू ये आपके पास आने वाला है आई ए बी आई के, कुछ इस तरह से। नेट मैग्नेटिक मोमेंट की अगर यहां पे बात की जाए तो आप यहां पे कह सकते हैं m नेट वेक्टर इज इक्वल टू ये आपके पास आएगा m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, यानी आप यहां पे कह सकते हैं आई ए बी आई के प्लस के के, आपके पास ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर यहां पे बात की जाए तो नेट आपके पास जो आएगा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में एम नेट, वो आपके पास कितना आएगा, वो आपके पास निकल के आता है √2 IAB। ये आपके पास यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में से ही आपका यहाँ पे कोई एक आंसर होगा। चलिए, अगर आपके पास यहाँ पे ये आ चुका है तो नेक्स्ट यहाँ पे जो खेल है वो आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन का खेल है। डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक डायरेक्शन है आपके पास यहाँ पे, एक डायरेक्शन है आपके पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जेके पाएगा, यहाँ पे भी आपके पास जेके पाएगा। तो एक डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे जेकेप में है, एक डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे केकेप में है। दोनों ही ऑप्शंस में यहाँ पे जेकेप और केकेप में डायरेक्शंस को यहाँ पे रखा गया है। तो इसमें से सही अपने पास क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर की अगर यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होने वाला है, तो यूनिट वेक्टर आपके पास यहाँ पे होगा m वेक्टर अपॉन मोड ऑफ m वेक्टर, सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं तो यहाँ आपके पास जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो डायरेक्शन आपके पास यहाँ पे होने वाली है जे केप अपॉन √2 प्लस के केप अपॉन √2, यानी मैग्नीट्यूड में आपके पास वो निकल के आएगा √2 IAB, और यहाँ पे डायरेक्शन निकल के आएगी जे केप अपॉन √2 प्लस के केप अपॉन √2। यानी इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें अगर आपको एक कंसेप्ट पता है कि किसी भी न्यूट्रल वायर को आप यहाँ पे किस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है। हम यहाँ पे आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 2 सितंबर 2020 में, शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कहा गया है कि द फिगर शोज अ रीजन ऑफ लेंथ L, यहाँ पे L लेंथ का यहाँ पे कोई रीजन शो किया हुआ है, विद अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.3 टेस्ला की,
इन इट एंड अ प्रोटॉन एंटरिंग द रीजन विद वेलोसिटी 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यहां पे कोई प्रोटॉन है, ये एंटर करता है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, यहां पे कुछ इस तरह से, यहां पे इसका वेलोसिटी का अमाउंट है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जैसा कि आप यहां पे डायग्राम में भी देख सकते हैं, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे क्या कहा गया है, इफ द प्रोटॉन कंप्लीट 10 रिवोल्यूशन बाय द टाइम इट क्रॉस द रीजन शोन L इज क्लोज टू, यानी ये L पॉसिबली आपका क्या हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन आपको करने के लिए कह रहा है। एडिशनल डाटा में आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे मास ऑफ प्रोटॉन आपको यहां पे दिया गया है, मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी आपको यहां पे क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसा कि यहां पे जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे बात करें, तो ये जो प्रोटॉन जो यहां पे 60 डिग्री के एंगल से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, यहां पे इसमें 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, उसके बाद ये निकल के आता है। तो यहां पे जो लेंथ है ये आपके पास यहां पे L गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए, तो हम सब यहां पे बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से अगर यहां पे थीटा का एंगल बनाते हुए अगर वो एंटर करता है, तो यानी कि वो यहां पे हेलिकल मोशन को परफॉर्म करता है, और यहां पे जो वो डिस्टेंस चलता है स्ट्रेट लाइन में, वो यहां पे पिच में कैलकुलेट की जाती है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं 10 रिवोल्यूशन उसने यहां पे कंप्लीट किए हैं, तो एक रिवोल्यूशन में सेंटर ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी उसे हम यहां पे पिच बोलते हैं। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि यहां पे जो L की जो वैल्यू आने वाली है वो आपके पास यहां पे वैल्यू निकल के आएगी 10 टाइम ऑफ पिच के इक्वल वो वैल्यू होनी चाहिए। आई थिंक ये कंसेप्ट आप सबको यहां पे समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही यहां पे गिवन है कि यहां पे जो L है वो आपके पास उस वैल्यू के इक्वल है जब यहां पे इसने 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, तो अगर यहां पे कुछ ऐसा है तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं, जो L होगा वो आपके पास यहां पे क्या होगा, आप कह सकते हैं पिच का फॉर्मूला। अगर आपको यहां पे पता है तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं v cos थीटा इंटू 2πm/qb के इक्वल। तो यानी कि ये डायरेक्टली फॉर्मूला आप इसमें पुट कर सकते हैं। तो लेंथ की अगर यहां पे बात की जाए तो आप यहां पे क्या कह सकते हैं, वो आपके पास होगा 10 इंटू वेलोसिटी आपके पास यहां पे है 4 × 10⁵ cos 60 इंटू 2π इंटू मास आपके पास यहां पे गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन चार्ज भी आपको यहां पे क्वेश्चन में गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपके पास यहां पे 0.3 रखा गया है। ये सब डाटा आपको यहां पे क्वेश्चन में गिवन है। चलिए, अब हम अगर यहां पे कैंसिल आउट कुछ टर्म्स को अगर करें तो आप देख सकते हैं 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे cos 60 से 2 भी यहां पे काफी इजीली कैंसिल हो रहा है। चलिए, तो लेंथ की अगर यहां पे बात की जाए तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं ये यहां पे बनाने वाला है 4π/3 अगेन यहां पे आएगा, और आप यहां पे लिख सकते हैं 10 इंटू यहां पे आपकी बात होगा 10⁵, यहां आपके पास आने वाला है 10⁻20, और यहां आपके पास आएगा 10⁻27। तो इसमें अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो आपके पास यहां लगभग 4 आ जाएगा, और यहां आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना निकल के आता है 10⁻26 इंटू 10⁻⁻27, यानी कि 0.1 मीटर आप इसे लिख सकते हैं, यानी 0.4 मीटर आपका ये फाइनल आंसर आना चाहिए। तो यानी इस हिसाब से आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को काफ़ी इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मेंस में मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं वो यहाँ पे पूछे गए हैं अगर कोई मूविंग चार्ज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है विथ सम एंगल। चलिए, हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। अगर हम इसके सॉल्यूशन की अगर यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कहा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपको यहाँ पे शो करना है SI यूनिट्स की टर्म्स में, एट द सेंटर ऑफ अ हेक्सागोनल शेप, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको शेप गिवन है, हेक्सागोनल शेप है आपके पास उस कोइल का, जिसकी जो साइड है उस साइड की लेंथ आपके पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। साथ के साथ आपको डाटा क्या बोलता है कि यहाँ पे उस कोइल में आपके पास यहाँ पे 50 टर्न्स भी हैं, और यहाँ पे उस कोइल में जो फ्लो होने वाली करंट है वो यहाँ पे कैपिटल I है।
ये जो करंट है, ये करंट यहाँ पे एम्पियर में फ्लो हो रही है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर बताना है वो बताना है इन यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट आई की टर्म्स, म्यू नॉट आई अपॉन पाई की टर्म्स में आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है इस हेक्सागोनल शेप की कॉइल के केस में, जिसमें कि यहाँ पे 50 टर्न्स हैं और उसकी साइड की लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उस हेक्सागोनल कॉइल के शेप में उसके सेंटर पे यहाँ पे क्या आ रहा है। ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर हम इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ आपके पास हेक्सागोनल शेप की जो कॉइल है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से है यहाँ पे, और हम यहाँ पे मान लेते हैं इस कॉइल में यहाँ पे कैपिटल आई का करंट फ्लो हो रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पे कैपिटल आई का करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल के केस में। चलिए, यहाँ पे ये जो कॉइल है, इस कॉइल की लेंथ भी यहाँ पे गिवन है आपको, यहाँ पे जो इसकी साइड है उस साइड की लेंथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो साइड है ये आपके पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की होगी, और यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर की साइड है। साथ के साथ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इस कॉइल में यहाँ पे आपके पास 50 टर्न्स भी हैं, यानी यहाँ पे ये जो कॉइल है यहाँ पे बाउंडेड है। चलिए, तो हमें यहाँ पे इसके सेंटर पे, इस हेक्सागोनल कॉइल के सेंटर पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो अगर यहाँ पे इस हेक्सागोनल कॉइल के केस में यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की आपको कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे एक वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर लें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इस वाले वायर के रेस्पेक्ट में सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बाय द यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल, थंब करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स रोटेट होकर बाहर की तरफ जा रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। इस वाली साइड के लिए लेंथ इस वाली साइड के इक्वल ही होने वाली है, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड में इक्वल आएगी। डायरेक्शन को हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यानी डायरेक्शन इस केस में भी आप देखेंगे तो वो डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यानी हर एक साइड के केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है। यानी एक साइड के केस में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए और उसे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आप हेक्सागोनल कॉइल के केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एक साइड के रेस्पेक्ट में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो उस कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर से सबसे पहले इस वायर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस लेंथ को हम यहाँ पे x बोल देते हैं। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस सेंटर से यहाँ पे इस वायर्स को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं, हेक्सागोनल के केस में यहाँ पे जो एक साइड होती है वो यहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा ये आपके पास 30 डिग्री होने वाला है, और ये जो आपके पास एंगल होगा ये भी आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर एंगल आप कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये एक ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री है, यहाँ आपके पास ये x है, ये आपके पास यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, और आप इस वाले एंगल को यहाँ पे 30 डिग्री कह गए हो। तो अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री है तो आप इस x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 30 इजिकल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो 5/x, यानी x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आने वाली है 5√3 सेंटीमीटर में। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस एक साइड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि किसी भी वायर के केस में अगर उसके सामने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, तो उसका यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला होता है B इजिकल टू म्यू नॉट I अपॉन 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे काम में लेते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस वाली साइड के केस में क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन 4πx, आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यहाँ पे दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी हम यहाँ पे साइन 30 प्लस साइन 30 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4π, x की वैल्यू यहाँ पे आपके सामने है 5√3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5√3 इंटू 10 की पावर -2 और साइन 30 प्लस साइन 30, यानी आप लिख सकते हैं 2 साइन 30 कुछ इस तरह से। चलिए, साइन 30 की वैल्यू अपने आप में यहाँ पे 1/2 होती है, तो यहाँ पे आपके पास ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी आप इस तरह से इसे यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे बात की जाए, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है फॉर द केस ऑफ हेक्सागोनल, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हेक्सागोनल के केस में क्या आएगा, वो आपके पास यहाँ पे इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके पास यहाँ पे आने वाला है 6 म्यू नॉट I अपॉन 4π इंटू 5√3
इंटू 10 की पावर -2 कुछ इस तरह से। पर ध्यान देने वाली बात यहां पे ये भी है कि यहां इस क्वेश्चन में आपको यहां पे 50 टर्म्स भी यहां पे गिवन है, यानी यहां पे आपको इस 50 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दें, इस 50 से भी आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो नेक्स्ट अगर आप इसे यहां पे सॉल्व करेंगे तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन पाई को तो आप अलग ही रख दीजिए, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपका जो आंसर है वो म्यू नॉट आई अपॉन पाई की टर्म्स में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हैं 300 6 इंटू 50 और यहां आप लिख सकते हैं 20√3 इंटू 10 की पावर -2 कुछ इस तरह से। यानी अगर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां पे आंसर कितना आने वाला है, तो यह आंसर आपके पास आएगा म्यू नॉट आई अपॉन पाई। तो यहां आपके पास ये आंसर आने वाला है, ये आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगा 500√3। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर होगा 5√3 टेस्ला। ये आपका यहां पे फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं और ये यहां पे आपका सॉल्यूशन भी होगा। तो आई थिंक ये आपको यहां पे समझ में आया होगा। अगर इसके सॉल्यूशन की हम यहां पे बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं ये आपका सॉल्यूशन है। चलिए, यहां पे जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, वो क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है ईयर 3 सितंबर 2020 में शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या था, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहां पे कहा गया है अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम। यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज यहां पे क्वेश्चन में गिवन है 1 माइक्रोकूलम, इज मूविंग विद वेलोसिटी। यहां पे उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड भी गिवन है 2ik + 3jk + 4kk मीटर पर सेकेंड। इफ एन मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है कि यहां इस मैग्नेटिक फील्ड का यहां पे एग्जिस्टेंस है इन द रीजन वेयर द पार्टिकल इज मूविंग। फोर्स ऑन द पार्टिकल इज F वेक्टर इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। तो आपसे यहां पे वो जो F वेक्टर है उस F वेक्टर की वैल्यू वो आपसे यहां पे पूछ रहा है कि बेसिकली जब भी कोई यहां पे चार्ज पार्टिकल किसी स्पीड से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो जाहिर सी बात है उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर यहां पे फोर्स लगता है जिसे हम यहां पे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। उस मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू है वो यहां पे क्वेश्चन में गिवन है कि वो यहां पे F वेक्टर इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो F वेक्टर आपका बन रहा है उस F वेक्टर की ही वैल्यू आपको यहां पे बतानी है। क्वेश्चन में यहां पे आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में जो सुटेबल आपका आंसर होगा उसे यहां पे यहां पे ट्रिक करना है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम यहां पे जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका वैल्यू यहां पे क्या होता है, उसका वैल्यू आपके पास यहां पे F वेक्टर इज इक्वल टू QV क्रॉस B यहां पे होता है। तो अगर यहां पे ध्यान से देखा जाए तो ये यहां पे वेक्टर का ही क्वेश्चन है, सिंपली यहां पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे आना चाहिए। तो यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज यहां पे क्वेश्चन में गिवन है 1 माइक्रोकूलम, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 10 की पावर -6। वेलोसिटी की अगर यहां पे बात करें तो वेलोसिटी आपको यहां पे कितनी गिवन है, वो आपको यहां पे गिवन है 2ik + 3jk + 4kk कुछ इस तरह से, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहां पे लेना है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जिसकी वैल्यू आपको यहां पे गिवन है 5ik + 3jk -6kk और इंटू में ये है आपके पास -3 टेस्ला। इस तरह से यहां पे ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन है जिसे हमने हमारे फॉर्मूले में पुट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट अगर यहां पे आगे बात की जाए तो आप यहां पे लिख सकते हैं 10 की पावर -9 और सिंपली अब आपको यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। क्रॉस प्रोडक्ट की अगर यहां पे बात की जाए तो सबसे पहले इस टर्म को हम यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में लाएंगे तो i क्रॉस i हम जानते हैं यहां रिजल्ट 0 बनाता है। नेक्स्ट अगर यहां पे बात की जाए 2 × 3 यानी आप लिख सकते हैं 6 और i क्रॉस j ये आपके पास यहां पे बनाने वाला है k कैप सिंपली। नेक्स्ट अगर यहां पे बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं -12 i क्रॉस k यहां पे आपके पास बनाएगा -j कैप कुछ इस तरह से। चलिए नेक्स्ट हम 3jk वाली टर्म की तरफ यहां पे आते हैं। तो जब आप इसे यहां पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आपके पास ये आने वाला है 15 j क्रॉस i ये आपके पास यहां पे बनाएगा -k कैप कुछ इस तरह से। नेक्स्ट अगर बात की जाए j कैप के साथ यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 बनाता है और j क्रॉस k की अगर यहां पे बात की जाए तो सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं -18 और j क्रॉस k की अगर यहां पे बात की जाए तो यहां पे हमारे पास आता है i कैप। चलिए हम यहां पे आगे बात करते हैं k क्रॉस i की अगर यहां पे बात की जाए k क्रॉस i क्या होगा, तो k क्रॉस i आपके पास यहां पे j कैप आता है तो +20 j कैप हम लिख सकते हैं। k क्रॉस j की अगर यहां पे बात की जाए तो 4 × 3 तो आप यहां पे 12 लिख देंगे प्लस k क्रॉस i यहां आपके पास
k cos j आपके पास माइनस आई के आता है, तो हम यहाँ पे माइनस आई के भी लिख देंगे। चलिए अब सिंपली इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो 10 की पावर माइनस का 9 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई के वाली टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं -18 -12 यानी ये आपका बनाने वाला है माइनस का 30 आई के। नेक्स्ट जे केप वाली टर्म्स की यहाँ पे बात की जाए तो माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास प्लस का जे केप, प्लस का 12 जे केप, प्लस का 20 जे केप, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का 32 जे केप, कुछ इस तरह से। के केप वाली टर्म्स को अगर यहाँ पे एक साथ रखा जाए तो यहाँ +6 माइनस का 15, तो यहाँ आपके पास ये आने वाला है माइनस का 9 के केप, कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे फाइनल आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे फोर्स जो है वो F वेक्टर इंटू 10 की पावर माइनस का 9 न्यूटन है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे F वेक्टर ही पूछा गया है, तो अगर हम हमारे आंसर को यहाँ पे कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन आपको छोड़ना है, यानी जो बचा हुआ है वही आपका यहाँ पे F वेक्टर है, और सुटेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसे यहाँ पे टिक करना है। ऑप्शंस को हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास जो आपका ऑप्शन मैच करने वाला है वो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, और यही यहाँ पे आपका आंसर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन के टाइप की अगर यहाँ पे बात की जाए, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको डायरेक्टली अगर फॉर्मूला पता है तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज आपको करना था। चलिए हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 3 सितंबर 2020 में शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है हम उसे एक बार यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कोइल है जिसके पास यहाँ पे 500 टर्न्स हैं। उस कोइल के पास यहाँ पे 500 टर्न्स हैं एंड ईच टर्न हैज एन एवरेज एरिया ऑफ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, यानी एक कोइल के पास जो एरिया है वो यहाँ पे आपके पास 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर होगा। आगे क्या कहा गया है, इफ अ टॉर्क ऑफ 1.5 न्यूटन मीटर, यहां पे जो टॉर्क है वो 1.5 न्यूटन मीटर है, इज रिक्वायर्ड टू कीप द कोइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लो थ्रू इट, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज, यानी यहां पे उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पे पूछ ली गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, यहाँ पे नॉर्थ बना देते हैं, यहाँ पे साउथ बना देते हैं, तो यहाँ इस केस में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो कोइल है उस कोइल को आपने यहाँ पे पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखा है, तो जो आपकी कोइल है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से है, और इस कोइल में आपने यहाँ पे करंट सर्कुलेट किया है, तो जाहिर सी बात है इस कोइल में यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा होगा, और उस मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास बाहर की तरफ है, यानी m क्रॉस b के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे टॉर्क क्रिएट होगा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कोइल है वो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन के कारण यहाँ पे वो कोइल रोटेट होना चाहती है। और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो कोइल है वो यहाँ पे रोटेट होना चाहती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में यहाँ पे उस कोइल को रोटेट होने से रोकने के लिए आपने अपनी तरफ से एक्सटर्नल के थ्रू एक टॉर्क एक्ट किया है। उस टॉर्क की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो वैल्यू यहाँ पे 1.5 न्यूटन मीटर के इक्वल है। अब अगर यहाँ पे ध्यान से सोचा जाए कि एक्सटर्नल ने जो यहाँ पे टॉर्क लगाया है उस कोइल को रोटेट होने से रोकने के लिए, वो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे वही होगी जो कि यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण डेवलप हो रहा है इस कोइल के केस में। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो टॉर्क है उस टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे mb sin थीटा के यहाँ पे इक्वल होगी, जहां पे थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे एंगल होता है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच का जो एंगल है उसे आप यहाँ पे 90 डिग्री कह सकते हो, यानी जो टॉर्क होगा वो आपके पास यहाँ पे mb के इक्वल होने वाला है। m की अगर बात की जाए तो m यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है जिसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे NIA होता है। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अगर पुट किया जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं NIAB, ये टॉर्क के इक्वल होगा। टॉर्क की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट की जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.5 इजिकल टू नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आपके पास 500 है, करंट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0.5 है, और एक कोइल का जो एरिया है वो आपके पास यहाँ पे कितना है, वो आपके पास क्वेश्चन में पहले ही गिवन है 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू आपको करना है मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई। इसको अगर हम सिंपली यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देने वाली है, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं 1.5 अपॉन में
यहाँ आपके पास कितना आएगा, यहाँ आपके पास ये आने वाला है 250 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4, ये आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देगा। चलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से है। अगर यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ आपके पास 10 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ आपके पास 3 ये 5 टाइम यहाँ पे कैंसिल होगा, 5 से यहाँ पे ये 50 टाइम कैंसिल होगा। तो यानी आपके पास यहाँ पे ये बन के आएगा 0.2 इंटू 10 की पावर प्लस का 2 कुछ इस तरह से। यानी ओवरऑल यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 20 टेस्ला ये आपका फाइनल आंसर है। तो यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास यहाँ पे 20 टेस्ला होगा। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन के टाइप की अगर यहाँ पे बात की जाए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बाकी तो सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशन ही पूछी गई है। चलिए तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ आपका ये सॉल्यूशन है जिसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। हमसे यहाँ पे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 1 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कहा गया है अ वायर ए है आपके पास, अ वायर कैपिटल ए बेंट इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एंड हैव रेडियस 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे जो ए वाला जो वायर है उसे यहाँ पे बेंड करके एक सर्कुलर आर्क बना गया है। इस वायर में यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो गई है और यहाँ पे इस वायर की जो रेडियस है वो आपके पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की है। आगे क्या कहा गया है, एंड अनदर वायर बी आल्सो बेंड इन द शेप ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। यानी यहाँ पे जो करंट है वो 3 एम्पियर का फ्लो कर रहा है और इस केस में यहाँ पे जो रेडियस है वो आपके पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की है, एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे ये भी फिगर में शो किया हुआ है। The ratio of the magnetic field due to the wires A and B at the common center O is, यानी इस कॉमन सेंटर O पे आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ए वाले वायर को अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये बनाएगा, यहाँ पे इसके 3 सेगमेंट्स के केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। 1 और 2 सेगमेंट के केस में यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे जो पॉइंट O है यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे है और किसी भी एक्सियल पॉइंट के केस में यहाँ पे वायर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। यानी वायर ए के केस में यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा O पे, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके आर्क के केस में ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। सेम अगर वायर बी के केस में यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे वायर बी अगेन 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड आप कर सकते हो, 1, 2, 3। 1 और 2 सेगमेंट के केस में यहाँ पे O वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसके आर्क के केस में यहाँ पे O पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने वाला है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो फॉर्मूला हम सबको यहाँ पे पता है। उसका फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई कैपिटल आर इंटू यहाँ पे आप लिख सकते हैं थीटा। आई यहाँ पे उस आर्क में फ्लो होने वाली करंट है, थीटा यहाँ पे एंगल है जो कि आर्क यहाँ पे सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, कैपिटल आर यहाँ पे उस आर्क की रेडियस होती है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर्स A एंड B एट द कॉमन सेंटर O। यानी यहाँ इस O वाले पॉइंट पे A और B के थ्रू जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका रेशियो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सिंपली अगर यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे A वाला जो वायर है वो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा एट द सेंटर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई रेडियस A वाले की, और यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का जो आर्क है वो यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि यहाँ पे एंगल सबटेंड किया जा रहा है 3 पाई बाई 2 का। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड अगर B के थ्रू अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे B वाला कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है एट द सेंटर O पे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बी अपॉन 4 पाई आर बी, कुछ इस तरह से, जहाँ पे आर बी वाले आर्क की रेडियस को डिनोट कर रहा है और यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर O पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री का जो आर्क है वो यहाँ पे एब्सेंट है, यानी 300 का आर्क यहाँ पे प्रेजेंट है। 300 का आर्क, यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे जो एंगल होगा वो आपके पास यहाँ पे 5 पाई बाई 3 यहाँ पे रहने वाला है। हमसे यहाँ पे रेशो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए अपॉन बी बी, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई ए अपॉन आर ए इंटू आर बी अपॉन आई बी, कुछ इस तरह से, और एंगल भी यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी 3 पाई बाई 2 अपॉन 5 पाई बाई 3। सिंपली हमने यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दिया है।
हमें बस अब यहाँ पे डाटा पुट करना है। तो अगर आप यहाँ पे डाटा पुट करें तो ए वाले में यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है वो आपके पास यहाँ पे 2 है। इसकी जो रेडियस है वो भी आपके पास यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की फॉर्म में है। बी वाले में की जो रेडियस है वो आपके पास यहाँ पे 4 है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हुई है वो आपके पास यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपके पास ये कितना बनाएगा, यहाँ आपके पास ये बनाने वाला है 9/10। चलिए अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 टाइम चला जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6/5। यानी यहाँ पे जो फाइनल जो आपका रेशो बनने वाला है वो रेशो आपका यहाँ पे आएगा 6/5। यानी इस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सॉल्यूशन आप सबको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। चलिए तो अगर हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की अगर यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6/5 आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है अ सर्कुलर कोइल, यहाँ पे एक सर्कुलर कोइल है जिसका की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 0.8 kg मीटर स्क्वायर का अराउंड एनी डायमीटर एंड इज कैरिंग करंट टू। यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है ड्यू टू द करंट। द कोइल इज कीप्ड इनिशियली इन अ वर्टिकल पोजीशन। यहाँ पे जो कोइल है वो यहाँ पे इनिशियली वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पे रखी गई है एंड इट कैन रोटेट फ्रीली अराउंड अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर। यानी जो कोइल है वो अपने डायमीटर के अलोंग यहाँ पे रोटेट हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आगे क्या कहा गया है, व्हेन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 टेस्ला इज अप्लाइड अलोंग द वर्टिकल। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है जिसकी वैल्यू यहाँ पे 4 टेस्ला की है। अप्लाइड अलोंग द वर्टिकल इट स्टार्ट रोटेटिंग अराउंड इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर। यानी अब यहाँ पे वो जो कोइल है जो कि यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे रखी गई थी उसी वर्टिकल पोजीशन में आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है जिसकी वजह से अब ये जो कोइल है यहाँ पे रोटेट होने वाली है, रोटेट होगी अराउंड इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ऐसा भी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है। फाइंड आउट क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है द एंगुलर स्पीड ऑफ द कोइल आफ्टर रोटेट बाय एंगल 60 डिग्री विल बी। यानी अगर ये कोइल यहाँ पे 60 डिग्री से रोटेट हो चुकी है तो उस केस में आपको यहाँ पे जो उसकी एंगुलर स्पीड है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है कि अब यहाँ पे वो एंगुलर स्पीड कितनी चल रही है। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोइल के साथ यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो अगर कोइल यहाँ पे इस तरह से अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है तो यानी इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यानी मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास इस डायरेक्शन में है और अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपने यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में ऑन कर दिया है। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में ऑन कर दिया है यानी इस केस में यहाँ पे ये जो कोइल है ये रोटेट होने की टेंडेंसी रखती है और इस कोइल को यहाँ पे रोटेट होना है अराउंड इट्स डायमीटर। तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो गई है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जब ये कोइल रोटेट हो गई है तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी जब ये यहाँ पे एंगल बनाएगी 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये एंगल बनाएगी 60 डिग्री का तब यहाँ पे ये जो कोइल है इसकी स्पीड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे काम में लेते हैं वर्क एनर्जी कंजर्वेशन को। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू आपके पास होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के। अब स्टार्टिंग के केस में अगर देखा जाए कि यहाँ पे कोइल जो है वो वर्टिकल पोजीशन पे है, मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल पोजीशन पे है, तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोइल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यानी स्टार्टिंग वाली जो काइनेटिक एनर्जी वो आपके पास यहाँ पे 0 होगी। चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल की, कोइल यहाँ पे वर्टिकल पोजीशन पे है, मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल पोजीशन पे है। कोइल के वर्टिकल पोजीशन में होने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो हम यहाँ पे जानते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे होता है माइनस का m वेक्टर डॉट b वेक्टर। यानी कि यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, यहाँ पे आपके पास स्टार्टिंग इनिशियल केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फाइनल के केस में यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, वो आपके पास यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी।
और फाइनल में अगर पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगेन डॉट प्रोडक्ट से आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का एम बी कॉस 60 कुछ इस तरह से। चलिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपके सामने आएगा हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर इजिकल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम बी बाई टू, कॉस 60 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 होती है, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपसे एंगुलर स्पीड यहाँ पे पूछा है, मोमेंट इनर्शिया की वैल्यू गिवन है, तो ओमेगा स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम, मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास यहाँ पे 20 है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यहाँ पे 4 है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास यहाँ पे 0.8 गिवन है, जिसे अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, और ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन है, तो हम इस पे आगे बात करते हैं। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आपके पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के केस में बात चल रही है, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी, आपके पास वेलोसिटी गिवन है 6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है इट एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है जिसकी जो डायरेक्शन है वो यहां पे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। आगे क्या कहा गया है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इन दिस रीजन सच दैट द इलेक्ट्रॉन कीप्स मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन विल बी, यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपको यहाँ पे इस तरह से सेटअप करना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही चलता चला जाए, यानी यहाँ पे उस पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट कुछ आए ही नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी डीप नॉलेज के साथ यहाँ पे पूछा गया है, डायग्राम का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, तो हम इसे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा। इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है v की स्पीड से, ऐसा हम यहाँ पे बोल देते हैं। अगेन कहा गया है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यहाँ पे y डायरेक्शन में होगा, तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ कर देते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहाँ पे होगा क्या, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। आगे क्या कहा गया है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलता चला जाए। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इसको काउंटरएक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स आ जाए जिसे हम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही इसे यहाँ पे अपोज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अभी आपको अप्लाई करना बाकी है। चलिए अगर यहाँ पे FM की जो डायरेक्शन है वो आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो बाय आप सब यहाँ पे जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका वैल्यू आपके पास QV क्रॉस B यहाँ पे होता है। तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, वेलोसिटी आपके पास इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास या तो बाहर की तरफ होगा आउटसाइड द पेपर या फिर इनसाइड द पेपर। चलिए तो अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास आउटसाइड द पेपर है, तो बाय राइट हैंड थंब रूल आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटसाइड द पेपर बाहर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। पर ध्यान दें यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन के केस में बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे Q नेगेटिव भी है, तो जो फोर्स लगेगा वो अपने आप में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यानी ये फोर्स ऊपर की तरफ है। तो हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर की तरफ है, तो यानी यहाँ पे डॉट भी आ जाएगा। डॉट आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव Z डायरेक्शन में एक्ट है, ऐसा भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे दो ऑप्शन इजीली यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं, ऑप्शन 1 कैंसिल हो चुका है, ऑप्शन 2 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास थर्ड और फोर्थ में ही यहाँ पे खेल बाकी रह गया है। चलिए तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बिना डिफ्लेक्शन के मूव कर रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, यानी आप यहाँ पे कह दें QE यहाँ पे इक्वल हो जाए QVB के। हम यहाँ पे QVB कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे चार्ज से चार्ज कैंसिल होने वाला है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, वो आपके पास आएगी E/V,
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी है 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं 300 इंटू 10 की पावर 2, आप इसे कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर में। और स्पीड आपके पास कितनी गिवन है, वो आपके पास यहाँ पे गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 6, कुछ इस तरह से। चलिए, तो अगर आप इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपके पास यहाँ पे होगा, इधर होगा 10 की पावर 4, इधर होगा यहाँ पे 2 इंटू 10 की पावर 6, यानी आपके पास ये आने वाला है 0.5 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला के। यानी कि अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो 5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा अगर आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे चलते हैं तो। चलिए, तो हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो ये आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल q है, उसका जो मास है वो आपके पास स्मॉल m है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी माइनस का vi के। ध्यान दे यहाँ पे आपके पास चार्ज की पोलैरिटी को कोई कुछ नहीं कहा गया है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान के काम करने वाले हैं। पार्टिकल के पास जो स्पीड है वो -vi के डायरेक्शन में है, यानी ये यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है टुवर्ड्स अ लार्ज स्क्रीन प्लेस इन द YZ प्लेन एट अ डिस्टेंस स्मॉल d। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे कोई स्क्रीन है जो कि इस चार्ज से स्मॉल d की डिस्टेंस पे है, यहाँ पे m मास का चार्ज है, q का है, और यहाँ पे v स्पीड से चल रहा है। अभी तक क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। आगे क्या कहा गया है, इफ देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज इक्वल टू B नोट K के। यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू यहाँ पे बाहर की तरफ है B नोट से। द मिनिमम वैल्यू ऑफ V फॉर विच द पार्टिकल विल नॉट हिट द सरफेस या स्क्रीन इज, यानी यहाँ पे V की वो आपको मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है जिसकी वजह से वो यहाँ पे स्क्रीन को हिट ना करे, यानी इस स्क्रीन को हिट करते करते वो रह जाए। ऐसा क्या होगा है, ऐसा क्यों होगा है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज है तो, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के केस में। चलिए, तो अगर यहाँ पे बात करें मैग्नेटिक फील्ड आपका आउटवर्ड्स है, स्पीड आपका यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। तो V cos B के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखें तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा होगा जिसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, यानी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसका की जो सेंटर है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ कहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, और डिफ्लेक्ट होने के कारण ये यहाँ पे इससे टकराते टकराते यहाँ पे रह जाएगा, कुछ इस तरह से। अगर यहाँ इसका ये सेंटर आया था तो जाहिर सी बात ये डिस्टेंस आपके पास कैपिटल R है, तो आप यह कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी कैपिटल R रही होगी। अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे स्क्रीन से कोलाइड नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ये जो D है, इस D का वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन R रहना चाहिए, तभी यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो स्क्रीन से यहाँ पे नहीं टकराएगा। रेडियस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप यहाँ पे रेडियस क्या कह सकते हैं, रेडियस आप यहाँ पे कह सकते हैं mv/qb के इक्वल यहाँ पे आएगा। तो वेलोसिटी के रिलेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे कह सकते हैं वेलोसिटी आपके पास निकल के आएगा qbd/m के, यानी वो मैक्सिमम स्पीड आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वो मैक्सिमम स्पीड कह लीजिए या मिनिमम स्पीड कह लीजिए, वो आपके पास यहाँ पे आने वाला है qbd/m के, यहाँ पे आप इसे इक्वल कह सकते हैं। तो ये वो स्पीड है जब आपके पास यहाँ पे ये मैक्सिमम स्पीड आप इसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे इस स्पीड के साथ ये जस्ट हिट करने वाला होगा पर हिट करके नहीं जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। तो अगर इस हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 6 सितंबर 2020 में शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है अ चार्ज पार्टिकल गोइंग अराउंड इन अ सर्कल कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ करंट लूप, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में मूव करता है तो आप उसे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे उस सर्कल में करंट फ्लो हो रही है, और अगर यहाँ पे वो करंट फ्लो हो रही है तो आप उसे कह सकते हैं कि वो एक करंट लूप बना रहा है। आगे क्या कहा गया है, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m कैरिंग चार्ज स्मॉल q इज मूविंग इन अ प्लेन with speed v under the influence of magnetic field B vector, the magnetic moment of this moving particle is।
तो यानी कि इस केस में आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। अगर पार्टिकल का मास स्मॉल m है, उसके पास चार्ज q है और वो यहाँ पे स्पीड v से यहाँ पे मूव कर रहा है इन द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। चलिए, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी कोइल होती है तो उसमें जो करंट फ्लो होती है, तो करंट का जो फ्लो होता है वो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण यहाँ पे होता है। करंट अगर आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो बेसिकली चार्ज ही मूवमेंट करते हैं सर्कुलर फॉर्म में, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन किया गया है। तो हम उसी कंसेप्ट को यहाँ पे काम में लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास ये वो कोइल है और इस कोइल की जो रेडियस है वो रेडियस हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर बोल देते हैं। चलिए, यहाँ पे m मास का और q का चार्ज यहाँ पे v की स्पीड से इस सर्कल में घूम रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक मोमेंट का ही आपको यहाँ पे वैल्यू बताना है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं उस मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो आपके पास m वेक्टर इज इक्वल टू या m इज इक्वल टू आप यहाँ पे कह सकते हैं IA आएगा। करंट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो करंट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q बाई टी, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q इंटू एफ, यानी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं Q इंटू QB अपॉन 2 पाई m, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किस तरह से आया है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है अंदर की तरफ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे टाइम पीरियड भी आएगा इसका। उस टाइम पीरियड का वैल्यू होता है 2 पाई m बाई QB। तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन t होता है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मैं QB बाई 2 पाई m लिख सकता हूँ। चलिए, एरिया की अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस एरिया को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इस एरिया को आप यहाँ पे लिख सकते हो A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। वो फॉर्मूला होता है पाई mv बाई QB, कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट में दोनों फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कैपिटल M इज इक्वल टू Q स्क्वायर B अपॉन 2 पाई m, कुछ इस तरह से। ये आपके पास करंट का वैल्यू लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर हम एरिया की अगर बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, पाई mv बाई QB का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, कुछ इस तरह से। तो जब आप यहाँ पे कैंसिल होने वाली टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ B स्क्वायर एक भी कैंसिल होगा, पाई से पाई भी कैंसिल, M से M भी कैंसिल होगा। तो फाइनली यहाँ पे आपके पास बचने वाला है mv स्क्वायर अपॉन 2b, कुछ इस तरह से। तो यहाँ आपके पास कितना बचेगा, मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा आपके पास mv स्क्वायर अपॉन 2b, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड फॉर्म में यहाँ पे वैल्यू आया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ही उसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन की अगर बात की जाए, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनटू द पेपर है। मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका बनेगा इस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने के कारण जो करंट है वो कुछ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि जो m वेक्टर होगा वो आपके पास स्मॉल mv स्क्वायर अपॉन 2b माइनस बी कैप के इक्वल यहाँ पे आप इसे कह सकते हो, जहां पे बी कैप क्या है, बी कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। माइनस क्यों लगा है, क्योंकि एम वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसे अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर माइनस के साथ यहाँ पे माइनस के साथ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर, कुछ इस तरह से। ये आपके पास यहाँ पे एम वेक्टर की वैल्यू दे देगा। यानी एम वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगा, माइनस का एम वी स्क्वायर बी वेक्टर अपॉन 2b स्क्वायर। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर आपका देखा जाए तो आपका यहाँ पे माइनस वाले टर्म्स में बी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें लास्ट में यहाँ पे डायरेक्शन में आपको कंफ्यूज करता है कि अगर आपको यहाँ पे ये कंसेप्ट पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे लास्ट में भी इसे अटेम्प्ट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पोर्शन था, क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। चलिए
तो अगर हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं और इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे 6 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन क्या है? A square loop of side 2a and carrying current capital I is kept in XZ plane with its center at the origin। यानी कि यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर लूप है जिसकी जो साइड है वो आपके पास 2a है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल I का, और यहाँ पे ये जो लूप है ये यहाँ पे प्लेस किया गया है XZ प्लेन में, और ये इस तरह से प्लेस किया गया है कि यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो ओरिजिन पे है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। आगे क्या कहा गया है? अ लॉन्ग वायर कैरिंग द सेम करंट कैपिटल I इज प्लेस पैरेलल टू द Z एक्सिस। यहाँ पे पैरेलल टू द Z एक्सिस में यहाँ पे एक वायर रखा गया है जिसके कोऑर्डिनेट भी आपको दिए गए हैं 0,B,0, जहां पे B काफी ज्यादा है स्मॉल a से, ऐसा भी यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ऑन द लूप अबाउट द Z एक्सिस विल बी, यानी कि यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, आपको यहाँ पे टॉर्क कैलकुलेट करना है ऑन द लूप, यहाँ पे लूप के ऊपर यहाँ पे क्या टॉर्क चल रहा है अबाउट द Z एक्सिस, उसको आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। चलिए तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ पे x, y और z हमारे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे आपके पास एक्स जेड प्लेन में एक लूप रखा गया है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि वो लूप यहाँ पे कुछ इस तरह से है। ये आपका वो लूप है जिसका कि जो सेंटर है वो सेंटर यहाँ पे ओरिजिन पे है कुछ इस तरह से। लूप की जो साइड है वो लूप की जो साइड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपके पास यहाँ पे 2 है। क्वेश्चन में यहाँ पे एडिशनल डाटा एक और दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे स्मॉल b की डिस्टेंस पे यहाँ पे y एक्सिस में एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ पे करंट है I, और यहाँ पे ये जो लूप है इस लूप में भी यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल I का, कुछ इस तरह से आप इसे कह सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे इस डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं, और हम यहाँ पे जो डायग्राम है अब की बार हम इसे देखने वाले हैं XY प्लेन में। यानी कि आप यहाँ पे बैठ के इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो जब आप यहाँ पे बैठ के इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये डायग्राम किस तरह से दिखाई देगा, ये करंट आपको इनटू द पेपर जाता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो साइड है ये साइड आपके पास यहाँ पे बन जाएगी 2a की, और ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास b की होगी। ये जो करंट है ये आपको अंदर जाती हुई दिखाई देगी, ये करंट आपको यहाँ पे बाहर जाती हुई दिखाई देगी कुछ इस तरह से। ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास यहाँ पे स्मॉल a हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे स्मॉल a हो जाएगा। आप इस डिस्टेंस को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं। चलिए अब अगर यहाँ पे बात की जाए, ये जो वायर है इस वायर की लेंथ यहाँ पे 2a है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्क्वायर लूप था, यहाँ पे स्क्वायर लूप है। फोर्स की यहाँ पे बात की जाए, किस किस वायर के सेगमेंट के ऊपर फोर्स लगेगा, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वायर के केस में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कुछ इस तरह से होगा। यानी ये जो वायर है, ये वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही इसकी लेंथ यहाँ पे मूव कर रही है। इस वाले वायर की अगर बात की जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी इन दोनों वायर्स में यहाँ पे कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा। जो भी फोर्स जनरेट होगा वो इस वाले वायर के केस में जनरेट होगा, जिसमें कि हमने यहाँ पे इसे शो कर दिया है। इसमें करंट इनटू द पेपर, इसमें करंट आउटवर्ड्स द पेपर, यहाँ पे हमने करंट शो कर दी है। चलिए हमारा जो मेन फोकस है वो भी इस वाले वायर के केस में है, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर से है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो बना रहा है ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वायर के केस में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पोजीशन पे वो आपके पास यहाँ पे होगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे B। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसके केस में अगर यहाँ पे बात करें तो आप कह सकते हैं यहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड होगा B का। अगेन आप यहाँ पे कह सकते हैं ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का है। चलिए मान लेते हैं ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल यहाँ पे थीटा है। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे वो वायर है जिसमें करंट यहाँ पे आउटसाइड द पेपर यहाँ पे फ्लो हो रही है। यानी यहाँ पे ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन में आ चुका है, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। उस फोर्स की अगर यहाँ पे बात की जाए तो उस फोर्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। IL cos B के अकॉर्डिंग वो जो फोर्स है वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे लगने वाला है। अगर वो फोर्स आपका कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, ये एंगल आपका थीटा है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल आपका थीटा होगा। यहाँ पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाता हुआ जा रहा है, यानी ये अगर थीटा है ये 90 माइनस थीटा होगा, यानी यहाँ आपके पास ये एंगल थीटा होने वाला है, यानी फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आपके पास F cos थीटा होगा।
ऐसे ही सेम अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, यानी यहाँ पे कपल फॉर्म होगा है जिसकी वजह से ये जो लूप है ये यहाँ पे रोटेट कर सकता है। तो हम यहाँ पे टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, इस टॉर्क को आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप इस पॉइंट पे बैठ के अगर टॉर्क को लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो F cos थीटा इंटू 2a, कुछ इस तरह से, ठीक है, जहां पे 2a क्या है, 2a यहाँ पे वो डिस्टेंस है इस फोर्स की। चलिए फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ध्यान से अगर देखें तो ये जो लेंथ है ये आपके पास यहाँ पे 2a की है, तो इस फोर्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू ILB हो आपके पास होता है, तो I लेंथ है आपके पास 2AB cos थीटा, कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, F cos थीटा मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे F cos थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो I 2AB cos थीटा इंटू 2a मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। चलिए नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं √a² प्लस b², यहाँ पे डिस्टेंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, b इज इक्वल टू म्यू0 I अपॉन 2 पाई अंडरवुड का a² प्लस b², आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर ये डाटा अगर मैं यहाँ पे रखूं तो आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू 2a मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू0 I अपॉन 2 पाई अंडरवुड में a² प्लस b², ये कुछ इस तरह से। cos थीटा को अगर हम यहाँ पे देखें तो cos थीटा आप क्या लिख सकते हो, यहाँ एंगल 90 है, यहाँ पे आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आप लिख सकते हो b अपॉन अंडरवुड में a² प्लस b² और इंटू 2a की यहाँ पे ये डिस्टेंस है। चलिए तो जो कैंसिल होने वाली टर्म्स है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल है, यानी नेट रिजल्ट आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, तो वो रिजल्ट आपके पास होगा 2 म्यू0, 2 इंटू म्यू0, यहाँ पे आप देख सकते हैं I² a का स्क्वायर इंटू b अपॉन यहाँ पे आपके पास आने वाला है पाई भी आएगा, तो पाई a² प्लस b², यहाँ पे आपका ये फाइनल रिजल्ट होगा। ये टॉर्क एक्ट कर रहा है इस लूप के ऊपर। यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डीप नॉलेज मांगता है। यहाँ पे टॉर्क के केस में एलिमेंट्स आपको किस तरह से ड्रॉ करने हैं, यहाँ पे किस तरह से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, कपल सभी यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो अगर यहाँ पे कहा जाए इस चैप्टर की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स में आप इसे रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, लास्ट में हम यही कहेंगे। चलिए तो अगर हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, बट हमारा सॉल्यूशन आप यहाँ पे रिकमेंड देख सकते हैं। चलिए तो इस सेशन में हम यहाँ पे हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है हमारा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।